और वह मुस्कुरा दी। एपिसोड नंबर 1। देखो वासिफ, मेरी और समरा की कितनी प्यारी तस्वीर है। ज़ारा मोबाइल अपने शौहर वासिफ के सामने करते हुए बोली। वासिफ अपने मोबाइल पर बिजी था। उसने एक नज़र ज़ारा के मोबाइल पर डाली। ज़ारा के साथ खड़ी समरा, उसे ज़ारा से ज़्यादा पुरकशिश महसूस हुई, पर इसका इजहार उसने ज़ारा से नहीं किया। कुछ दिनों बाद वह ज़ारा के मुंह से यह नाम कई बार सुन चुका था। जिस स्कूल में ज़ारा पढ़ाती थी, समरा भी कुछ दिन पहले वहाँ ट्रांसफ़र होकर आई थी। उसकी इस शहर में शादी हुई थी। चूँकि नई नई शादी थी, शहर भी नया था, स्कूल भी नया, अपनों से दूर समरा मैडम अकेली थी। इन हालात में उसकी बीवी ज़ारा से ज़्यादा कोई मुखलिस ना था उसके लिए, क्योंकि वह खुदाई खिदमतगार बनी रहती थी। ज़ारा साफ दिल की लड़की थी। किसी ज़माने में पढ़ने ओढ़ने का सलीका भी था। कपड़े अब भी अच्छे पहनती थी, पर पता नहीं किन कामों में उलझी रहती थी। घर पर तो वह चलती फिरती काम वाली ही लगती थी। अगले 6 महीने में समरा के बारे में सुनने को बहुत कुछ मिला। उसका शौहर एक मेंटल मरीज़ था। पहले एक बीवी को तलाक दे चुका था, जिसका पता समरा को बाद में चला। फिर सुना कि उम्मीद से हो गई। आए दिन ज़ारा कुछ न कुछ बना कर ले जाती। हाय वासिफ, उसकी सास बहुत तंग करती है बेचारी को। दो मेंटल मरीजों के बीच फंस गई है। इस हालात में तो औरत को अच्छी खुराक और केयर की ज़रूरत होती है। हम किसी का अच्छा करेंगे तो कल अल्लाह हमारी औलाद के लिए भी अच्छा करेगा। वह जल्दी लंच बॉक्स बंद करते हुए बोली। ऑटो वाला हॉर्न दे रहा था। उसे भी ऑफिस के लिए देर हो रही थी। फिर एक हफ्ते बाद की बात है, वह वापस आया तो ज़ारा किचन में मसरूफ़ थी। दोनों बच्चे होमवर्क कर रहे थे। आम रूटीन में ज़ारा उसका हमेशा वार्म वेलकम करती थी। उसे चाय देते हुए, दिन भर की कहानियाँ सुनाते हुए अपने काम निपटाए जाती। पर आज खामोशी थी और कुछ देर बाद यह राज भी खुला। समरा अपनी आने वाली खुशी से दूर हो गई थी। बात तो अफसोस की थी, पर कुदरत के कामों में किसका दखल है। सो उसने भी ज़ारा को हौसला दिया। वह किचन में बिजी हो गई और वह खबरों में। फिर कोई 2 महीने खैरियत से गुजरे होंगे कि वह हो गया जो नहीं होना चाहिए था। समरा को उसके शौहर ने तलाक दे दी। उसके घर वाले उसे ले गए थे। आकर ज़ारा फिर उदास। देखो ज़ारा एक लिहाज से अच्छा हो गया। एक दिमागी मरीज़ से उसकी जान छूट गई। शायद कुदरत ने इसीलिए उसको औलाद की खुशी ना दी हो। उसने ज़ारा को तसल्ली दी। यह तो ठीक है वासिफ, इसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी, लेकिन परेशानी इस बात की है कि उसकी नौकरी भी ख़राब होगी। आपको पता है, दूसरे शहर से है, उसका ट्रांसफ़र होने में भी वक्त लगेगा। इतनी लंबी तो उसे छुट्टी मिलेगी नहीं। वह यहाँ अकेली कहाँ रहेगी। अगर किसी हॉस्टल में रहती है तो उस पागल इंसान का कोई पता नहीं, उसको कोई नुकसान न पहुँचा दे। वह तो तलाक के बाद भी धमकियाँ देता है। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं। अकेली समझकर कुछ कर दे, या तो यहाँ उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है। नौकरी छोड़ना कोई अक्लमंदी नहीं है। सरकारी नौकरी है। कल को भाभियाँ न पूछे तो कोई आसरा तो हो। अब दोबारा शादी तो किस्मत की बात है। ज़ारा उदास लहजे में बोली। यह बात तो तुम्हारी सही है। इसका एक हल हो सकता है क्या? उसने जल्दी से पूछा। जब तक उसका तबादला नहीं हो जाता वह हमारे घर रह ले। तुम्हारे साथ स्कूल जाती आती रहेगी, न जाने आने जाने का मसला नहीं रहेगा। क्या ख्याल है? उसने आसान हल बताया। हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। यह ठीक रहेगा। मैं अभी उसे फ़ोन करती हूँ। ज़ारा जोश से उठते हुए बोली। 10 मिनट के बाद जिस तरह चहकती हुई आई, इसका मतलब था कि समरा राजी थी। इन हालात में और कोई चारा भी नहीं था। फिर 2 दिन बाद वह ऑफिस से आया तो समरा लॉन्ज में बच्चों के साथ बैठी थी। उसने उसे सलाम किया। वह जवाब देकर फ्रेश होने चला गया। इसके बाद सब ने मिलकर शाम की चाय पी। ज़ारा ने काफ़ी का इंतज़ाम कर रखा था। ज़ारा को खाना बनाने का शौक़ भी था। नित नई तकरीबें देखती रहती और फिर आए दिन खाने पर कुछ नया ही नज़र आता। बच्चों और शौहर के लिए हर दफ़ा कुछ नया बनाकर खुश भी बहुत होती थी। फिर दूसरे दिन स्कूल जाकर अपनी कुलीग्स को भी ज़रूर बताती। आपको पता है वासिफ, सब कहती है ज़ारा तो चराग है, जिनका घर स्कूल हर चीज़ मैनेज कर लेती है। ऊपर से इतनी स्मार्ट है। 2 बच्चों की माँ तो लगती ही नहीं। वह आंखों में चमक लिए उसकी बातें दोहराती और खुशी होती।
किसी हद तक ये बातें सच भी थी। वह वाकई 2 बच्चों की माँ नहीं लगती थी। अपनी स्मार्टनेस का ख्याल रखती, घर के कामों के लिए किसी भी काम वाली को नहीं रखा हुआ था, हर काम खुद करती। फिर जॉब भी कर रही थी, बच्चों को भी खुद पढ़ाती थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन वासिफ एक मर्द था। इन सब बातों का एतराफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सारी ही औरतें करती हैं। स्कूल की नौकरी कौन सी मुश्किल होती है। मर्द की कमाई से ही घर में बरकत होती है। भला औरत की कमाई से बनता क्या है। और फिर ज़ारा कितना भी अच्छा सूट ले लेती, दुपट्टा काम वालियों की तरह ही लपेटती, हाथों में मसालों की खुशबू बसाए अपने आप को चिराग का जिन साबित करने के चक्कर में उसके पास ना वासिफ के लिए वक्त था ना अपने लिए। सारे बाल क्लेचर में फंसाए वह हर वक्त काम में मसरूफ़ रहती। चलते चलते वासिफ की बात सुनती और चलते फिरते जवाब देती। वह दोनों अच्छा कमा रहे थे। कई दफ़ा कहा कोई काम वाली रख लो, हर वक्त जल्दी करो का जुमला सुनकर वह तंग आ गया था। ज़ारा वासिफ को कोई नहीं समझा सकता था। तौबा है ज़ारा, तुम्हें कहीं ले जा भी नहीं सकता। कहीं से मिसेस वासिफ नहीं लगती। बंदा किसी से इंट्रोडक्शन भी नहीं करा सकता। इतना काम होता नहीं जितना तुम जाहिर करती हो। कभी वह झुंझला जाता। वह हैरत से उसका मुंह देखती रह जाती। चिराग का जिन बनने की कोशिश में वह ये सब भूल गई थी कि वह एक मर्द था। हाँ, तो यह बात हो रही थी कि समरा की। हर दिन गुजरते दिन के साथ समरा उनके घर की मेंबर बनती जा रही थी। वासिफ शाम को आता, वह हल्के फुल्के मेकअप के साथ लाउंज में बैठी कोई सलाद बना रही होती। उसके आने के बाद चाय लगाती। इस दौरान ज़ारा की ज़बान और हाथ दोनों ही चल रहे होते। वह बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ रात के खाने की तैयारी भी करती जाती। अब आसिफ के आते ही समरा को धीमी मुस्कुराहट के साथ बना समरा देखने से ताजगी का एहसास होता। ज़ारा की वह आवाज़ हथौड़े की तरह उसके सर पर लगती। ज़ारा प्लीज़ बच्चों को अंदर कमरे में पढ़ाया करो, मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ, आते ही शुरू हो जाती हो, उसने झुंझला कर कहा। ज़ारा को उसके रवैये पर बड़ी हैरत हुई। आज पहली बार वासिफ उस पर ऐसे चिल्लाया था। इससे पहले वह कई दफ़ा वह लड़ते पड़ते थे, बहस हो भी जाती थी, लेकिन लहजे में इस तरह की सख्ती पहले कभी नहीं आई थी। न ऐसे लफ्ज़ कभी उसने इस्तेमाल किए थे। सॉरी वासिफ, वह किचन में काम भी होता है तो साथ साथ बच्चों का भी काम करा लेती हूँ। रूम में बार बार जाकर काम कैसे कराऊँ। मेरी नज़र हट जाए तो यह ठीक से काम भी नहीं करते, उसने आहिस्ता से सफाई देते हुए कहा। यह कहानियाँ मुझे न सुनाया करो, मैं घर आता हूँ तो सुकून चाहता हूँ। बच्चों को कमरों में पढ़ाया करो। वासिफ जैसे पटकते हुए अंदर कमरे में जाकर लेट गया। ज़ारा को समरा के सामने थोड़ी तौहीन का एहसास हुआ। फिर मुस्कुराहट से बच्चों को कमरे में जाने को कहा और ख़ुद दोबारा किचन में मसरूफ़ हो गई। वासिफ को चाय कमरे में ले जाकर दी। उसके पुकारने पर भी वासिफ ने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं कोई ऑफिस की परेशानी है, वासिफ कभी ऐसा नहीं करते। वह किचन में काम करते हुए सोच रही थी। रात को पूछूंगी। क्या बात है वासिफ, कोई परेशानी है। रात को वह कमरे में आई तो वासिफ मोबाइल में गुम थे। उसने पास बैठकर आहिस्ता से उसके बालों को हाथ से सेट करते हुए कहा, कोई परेशानी नहीं। क्यों? वह कुछ ना समझते हुए बोला, आपने कभी इस तरह नहीं किया। आज क्या हुआ? यार तुम खुद सोचो, बंदा घर में सुकून के लिए आता है, घर में दाखिल होते ही मुसलसल तुम्हारे बोलने की आवाज़, बच्चों का होमवर्क कराना है, उनके पास बैठ कर कराओ, फिर खाना बनाओ। तुम दो काम एक साथ कर रही होती हो ताकि बस जान छूटे। वासिफ खुरदुरे लहजे में बोला, जान छुड़ाने की बात नहीं है वासिफ, बच्चे होमवर्क में बहुत देर लगाते हैं। अगर उनके होमवर्क ख़त्म होने का इंतज़ार करूं तो खाना वक्त पर नहीं बन सकेगा। आप खाना भी तो जल्दी खाते हो। वासिफ की बात सुनकर उसे दुख हुआ था, पर वह खुद पर काबू पाते हुए उसने बात मुकम्मल की। मुझे कहानियाँ ना सुनाया करो, मैं वापस आऊँ तो मुझे सुकून चाहिए, चाहे होमवर्क रात में कराओ या शाम में, यह तुम्हारा मसला है। और यह हाथ हटाओ, लगता है प्याज लहसुन की पोटली सर पर पड़ी हुई है। वह उसका हाथ झटकते हुए बोला। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। वह खामोशी से बेड से उतर आई, वॉशरूम में नल खोलकर हाथों और चेहरे को रगड़ रगड़ कर साबुन से धोने लगी। लगता था आंसू अभी भी बह रहे थे। आज वासिफ का रवैया समझ से परे था। उसके दिल को ठेस पहुंची थी। मुंह धोकर वह बाहर निकली तो वासिफ सो चुका था। वह भी खामोशी से लेट गई। दूर कहीं कोई घंटी बजी थी। आने वाले दिनों में वासिफ का रवैया मुसलसल ऐसा ही रहने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया है वासिफ को। वह शाम को घर आते तो वह चाय उनको लाउंज में देकर अपनी चाय लेकर बच्चों के रूम में आ जाती, वहीं उनको होमवर्क कराती, सब्जी काटती। इससे पहले
दिन वह अपनी चाय लेकर बच्चों के रूम में आई तो उसका ख्याल था वासिफ उसके पीछे आएंगे। इतने सालों में कभी वह शाम की चाय एक दूसरे के बगैर नहीं पीते थे, मगर काफ़ी देर इंतज़ार के बाद जब वासिफ नहीं आए, उसकी चाय पड़े पड़े ठंडी हो गई थी। वह बच्चों को काम में लगाकर कटी हुई सब्जी और चाय का कप उठाकर बाहर आई तो वासिफ और समरा के कप खाली पड़े थे। वह किसी ड्रामे में मगन थे। उसके दिल को धचका लगा। खामोशी से किचन में जाकर चाय सिंक में बहा दी और कप लेने लाउंज में गई। वासिफ, यह कप पकड़वा दें। उसने जानबूझकर वासिफ को आवाज़ दी, यह सोचकर कि शायद वासिफ को उसका ख्याल आ जाए। वह चौंके। कप? उसने टेबल की तरफ इशारा किया। यार सामने पड़े हैं, सारा मज़ा ख़राब कर दिया। आगे होकर उठाकर ले जाओ, वासिफ झुंझला कर बोले। वह दुखी दिल के साथ कप उठाकर आ गई। प्याज काटते हुए उसके दुख भी आंखों से बहने लगे। यह प्याज भी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, मुझे आज एहसास हुआ। फिर हर आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो जाता जिससे उसके दिल को ठेस पहुँचती। बहुत सी बातों पर वह समरा की मौजूदगी की वजह से चुप कर जाती। कमरे में बात करने की कोशिश करती तो वासिफ ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर देता। समरा साथ वाले कमरे में होती थी, आवाज़ उस तक न जाए, इसलिए ज़ारा ने कमरे में भी किसी मामले में बहस करना छोड़ दी थी। इस रिश्ते की डोर अगर दोनों सिरे तन जाएं तो यह टूट जाती है। किसी एक को सिरा ढीला छोड़ना पड़ता है। ज़ारा इस बात को समझती थी, पर मामलात इतने उलझते जा रहे थे कि कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। उस हफ्ते समरा अपने घर वालों से मिलने चली गई। ज़ारा ने भी सुकून का सांस लिया। आज वह आराम से वासिफ से बात करेगी, पूछेगी क्या परेशानी है, क्यों इतने उलझे रहते हो। उस शाम वह घर आई तो कुछ भी करने का इरादा छोड़कर अपना नया सूट निकालकर प्रेस करके पहना, हल्का हल्का मेकअप किया, बच्चों को भी तैयार करके किचन में चाय बनाने चल दी। वासिफ की गाड़ी का जब हॉर्न सुनाई दिया, वह चाय दम पर रख चुकी थी। वासिफ अंदर आए तो उसके हाथ में समोसों का शॉपर था। उसको देखकर फ्रेश होने चल दिए। वह समोसे प्लेट में निकाल कर चाय के साथ ले आई। समरा को भी बुलाओ, उसको तो समोसे बहुत पसंद है, वासिफ ने बैठते हुए कहा। वासिफ की बात सुनकर ज़ारा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ, पर वह नज़रअंदाज करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में बोली, वह तो 2 दिन की छुट्टी लेकर घर वालों से मिलने गई है। वासिफ का चेहरा एकदम बुझ गया। समोसे की तरफ जाता हाथ उन्होंने वापस खींच लिया। ज़ारा ने यह सब बड़ी शिद्दत से महसूस किया। ओह, तो अब ही तुम इतनी बन सवर कर बैठी हो। उसके सामने तो जाहिर कर रही होती हो जैसे बड़ी सुगड़ बीबी हो, हरफन मौला हो। सारा बोझ तुमने उठा रखा है और अब सजावट की दुकान बनी बैठी हो। शुक्र है घर में मेहमान नहीं, तुम जैसी औरतें होती हैं जो मेहमानों के जाने का जश्न मनाती हैं। वह घर में बेबरकती लाती हैं और घर में बेबरकती लाती हैं। वासिफ गुस्से में पैर पटकता कमरे में चला गया। बच्चे सहम कर माँ की तरफ देख रहे थे। वह खुद हैरान थी, वासिफ को किस बात का इतना गुस्सा आया था। वासिफ अच्छी तरह जानते थे कि वह ऐसी नहीं है। फिर आंखों में आई नमी को पीछे ढकेलते उसने दोनों बच्चों को गले लगाकर प्यार किया, उनको खेलने को कहा और खुद कपड़े तब्दील करने किचन में आ गई। बच्चों को चिप्स बनाकर दिए और रात के खाने की तैयारी में लग गई, मगर जहन लगातार वासिफ की बातों में उलझा हुआ था। कहीं उसके अंदर खतरे की घंटी बज रही थी। वह औरत थी, अपने साथी की हर अदा पहचानती थी। रात को खाना देकर किचन समेटने के बाद वह खामोशी से कमरे में आकर लेट गई। वासिफ टीवी में मगन थे, उसे रोना आ रहा था। पहले तो वासिफ उसकी 2 मिनट की खामोशी भी बर्दाश्त नहीं करते थे। यार तुम खामोश होती हो तो घर में ज़िंदगी का एहसास ख़त्म हो जाता है। मगर अब तो कितने दिन हो गए, उनके बीच रूटीन बातचीत भी ना होने के बराबर रह गई थी। खामोशी से कितने आंसू उसके तकिया भिगोते रहे। काफ़ी देर रो लेने के बाद जब दिल का बोझ हल्का हो गया तो उसने पिछले तमाम दिनों पर नज़र दौड़ाई। शायद ऐसा कुछ उसे हुआ हो जैसे जो वासिफ को बुरा लगा हो, मगर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। फिर मसला कहाँ पर था? उसके अंदर जो घंटी बज रही थी वह उसको सुन रही थी। समरा 2 दिन गुजार कर वापस आ गई। शाम को वासिफ आए तो सामने उसे बैठा देखकर एकदम खिल उठे। ज़ारा किचन के दरवाजे पर खड़ी उनके रंग ढंग का अंदाज़ा कर रही थी। अंदर फिर घंटी बजी। चलो भाई ज़ारा, आज कहीं बाहर खाना खाते हैं, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, फिर चलते हैं, कहकर वह कमरे में चले गए। ज़ारा का बिल्कुल भी जाने का इरादा नहीं था, लेकिन वह समरा के सामने कोई बदमज़ी नहीं करना चाहती थी। खामोशी से तैयार होने चल दी। उसने कपड़े बदले, सलीके से सर पर दुपट्टा लिया, नेचुरल कलर का लिप ग्लॉस, आंखों में हल्की सी काजल की लकीर और तैयारी मुकम्मल। उसके मुकाबले में समरा ने तेज़ रंग का मॉडर्न डिज़ाइनर
डिज़ाइन का सूट पहना हुआ था, जिसकी छोटी तंग कमीज़ तो उसके बदन से चिपकी हुई थी, जिससे उसके जिस्म के हिस्से नुमायां हो रहे थे। महारत से किया गया फुल मेकअप, हल्की फुल्की सी ज्वेलरी और कंधे पर एक तरफ को झूलता दुपट्टा उसे मुकम्मल मॉडल लुक दे रहा था। एक लम्हे को ज़ारा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। फैशन वह भी करती थी, पर जो उस पर अच्छा लगता था, जिसमें नंगापन ना झलकता हो। समरा का ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था, पर ज़ारा ने कुछ कहना मुनासिब न समझा। वासिफ की तरफ बढ़ गई, जो अंदर से आती समरा में गुम थे। चले उनके पास जाकर आहिस्ता से कहा, हाँ मैं कह रहा था बच्चे पीछे बैठकर लड़ते हैं रास्ते में, तुम उनके साथ बैठ जाओ, मैं ड्राइव करते हुए तंग होता हूँ। वासिफ ने अपनी चोरी पकड़े जाने पर नज़रें चुराते हुए कहा, मगर पीछे इतनी जगह नहीं है, समरा ने भी बैठना होगा। उसने धीमी आवाज़ में कहा, ओहो भाई, समरा आगे बैठ जाएगी, कभी अपने दिमाग से भी काम लिया करो, इसमें भूसा वही भरा रहता है क्या हर वक्त। चलो समरा, तुम आगे आ जाओ। वह अपनी बात मुकम्मल करते हुए घूमकर दूसरी तरफ से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। समरा भी खामोशी से उसके पास से गुजरकर फ्रंट सीट पर विराजमान हो गई। वह वहाँ अकेली खड़ी रह गई। वासिफ के हाथ देने पर वह थके थके कदमों से आकर गाड़ी में बैठ गई। बाकी के तमाम वक्त वह खामोश रही। बच्चे अपनी शरारतों में मगन रहे। समरा और वासिफ अपनी बातों में मसरूफ़ थे। ज़ारा के हाथ उलझन का सिरा आ गया था। दिन खामोशी से गुजर रहे थे। ज़ारा ने किसी भी मामले में बोलना छोड़ दिया था। वासिफ सोच रहा था, अब समरा की इद्दत भी पूरी हो गई है, वह उसे प्रपोज़ कर दे। उसका घर डबल स्टोरी है, ज़ारा अपने अलग पोर्शन में रहेगी और समरा अलग। ज़ारा के माँ बाप तो सालों पहले मर चुके थे। भाई कोई था नहीं। वह कुछ दिन शोर शराबा करेगी, फिर चुप हो जाएगी। समरा भी यकीनन मुझे इनकार नहीं करेगी। आखिर जानते हुए उससे शादी कर रहा हूँ, और क्या चाहिए, वासिफ ने सोचा। 1 हफ्ते से समरा गई हुई थी। वासिफ ने ज़ारा से पूछा, उसे कोई काम था क्या? आ जाएगी संडे तक। अब वासिफ को संडे का बेचैनी से इंतज़ार था। आज संडे था। वासिफ अपनी तैयारी में मसरूफ़ थे। बाज़ार से कई किस्म की बेकरी की चीज़ें, फल लाए, सेब की। दिन का खाना भी थोड़ा सा खाकर टीवी लगाकर बैठ गए। साथ साथ घड़ी पर भी नज़र डालते। समरा शाम से काफ़ी पहले डोरबेल बजी तो तेज़ी से दरवाजे पर पहुंच गए। इससे पहले यह ड्यूटी भी ज़ारा ही देती थी। दरवाजे पर कॉलोनी की कमेटी वाले थे। कुछ देर के लिए उसे सिक्योरिटी साहब के ऑफिस जाना पड़ा। कुछ देर बाद जब वापसी हुई तो दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल होते ही लाउंज से आती आवाज़ों से उसको अंदाज़ा हो गया था कि समरा आ चुकी है। वह अपनी बेकाबू खुशी को अपने अंदर छुपाता जैसे ही लाउंज में आया, सामने दुल्हन की तरह सजी सवरी समरा एक 30-32 साल के स्मार्ट मर्द के पहलू में बैठी थी। वासिफ, आप आ गए? आपके जाने के फ़ौरन बाद ही ये लोग आ गए, और देखिए मैडम शादी करके भी आ गई हैं और हमें सरप्राइज़ कर दिया, ज़ारा वासिफ को देखते हुए बोली। समरा का शौहर उससे हाथ मिलाने के लिए खड़ा हुआ। उसने एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उससे हाथ मिलाया। आपको पता है वासिफ, समरा का तबादला हो गया है। खालिद भाई लंदन जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद समरा भी चली जाएगी। ज़ारा उसे एक के बाद एक दूसरी खबर दे रही थी, जिसकी उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। कुछ देर के बाद वह दोनों भी चले गए। मेरा खाने का मूड नहीं है, मैं बस आराम करूँगा। वासिफ ज़ारा को बताकर कमरे में चले गए। ज़ारा ने सर हिला दिया और जल्दी जल्दी फैलावा समेटने लगी। बच्चे भी थके थे, सो वह भी जल्दी सो गए। किचन साफ़ करने के बाद उसने अपने लिए चाय का कप बनाया और बाहर पोर्च की सीढ़ी पर आ बैठी। आती सर्दियों की ठंडक जिस्म को अच्छी तरह लग रही थी। हर औरत के अंदर एक घंटी होती है जो बहुत से मौक़ों पर बजती है, पर ख़ास तौर पर जब मामला अपने घर और शौहर का हो तो बस जब यह घंटी बज जाए तो अलर्ट हो जाना चाहिए। ज़ारा ने भी उस घंटी का सुन लिया था। खालिद उसके स्कूल में क्लर्क था। समरा के लिए उसकी पसंदीदगी से वह वाकिफ़ थी। जब समरा को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आ जाती, आंखें चमकने लगती। समरा के घर वालों तक पहुंचने में ज़ारा ने उसकी मदद की। उसके लंदन जाने का सुनकर समरा और उसके घर वाले मान गए। वह 1 हफ्ते की छुट्टी पर इसलिए गई थी। कम से कम अब वासिफ यह कभी नहीं कहेंगे, दिमाग से काम लिया करो, भूसा भरा है क्या, अब सो जाना चाहिए। सुबह काम वाली ने भी आना है और धोबी ने वासिफ के कपड़े लेने भी आना है। अब मुझे भी मिसेस वासिफ बनकर रहना है, चिराग का जिन नहीं। और उसने सोचा और मुस्कुरा दी। इसे कहते हैं अक्लमंदी।